नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का श्री स्मार्ट पीस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसके अंदर हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे। आज हमको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक निर्देशांक, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल एवं विस्तार और भूगर्भिक संरचना। तो दोस्तों, सबसे पहले भौगोलिक निर्देशांक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 17 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। दोस्तों, हमारे अक्षांशीय लंबाई की जो कुल लंबाई है वो है 700 किलोमीटर। वही देशांतरीय लंबाई की अगर बात करें तो वो है 435 किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ कटिबंधीय विस्तार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चूँकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है, इसलिए हमारे राज्य के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर 3 ऐसे जिले हैं जो उष्ण एवं शीतोष्ण संयुक्त कटिबंध क्षेत्र में शामिल हैं। तो दोस्तों, इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा अक्षांशीय विस्तार जो है सुकमा के कोंटा तहसील से शुरू होकर बलरामपुर के रामानुजगंज तहसील तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ देख ही रहे होंगे 17 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं अगर देशांतरीय रेखा की बात करें तो वह 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के सबसे सुदूर पूर्वी क्षेत्र, सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, सुदूर उत्तरी क्षेत्र और सुदूर दक्षिणी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सुदूर पूर्वी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सुदूर पूर्वी क्षेत्र है वह है जसपुर का जसपुर नगर तहसील। वहीं अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो वो है बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील। दोस्तों, यहाँ जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है वो है बीजापुर का भोपालपट्टनम तहसील। वहीं जो हमारा सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है वह है सुकमा जिले का कोंटा तहसील। तो चलो दोस्तों, आगे चलते। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानकारी लेंगे। यह जो कर्क रेखा है वह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह जलवायु निर्धारण के लिए सबसे प्रधान रेखा मानी जाती है। वहीं दोस्तों, कर्क रेखा का जो सर्वाधिक विस्तार है वह बलरामपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। वहीं अगर बात करें कर्क रेखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की तो दोस्तों वह जगह है कोरिया जिले का बैकुंठपुर तहसील। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब जो सर्वाधिक उत्तर में स्थित है वह है बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील। दोस्तों, अब हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। तो दोस्तों, 0 डिग्री देशांतरी रेखा को विश्व मानक समय रेखा माना गया है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसे GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। इस रेखा से पूर्व की ओर बढ़ने पर टाइम में वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। दोस्तों, जब हम 1 डिग्री पूर्व की ओर या 1 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो उस 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। दोस्तों, अब हमारे भारत की भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से
5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यूपी के अलावा यह रेखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह जो रेखा है वह हमारे प्रदेश के 7 जिले बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा हमारे प्रदेश के कोरिया जिले में एक दूसरे को विभाजित करती हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल एवं विस्तार। तो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। वहीं दोस्तों, क्षेत्रफल के जो अनुसार है वह हमारे छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वह है 10वां। लेकिन दोस्तों, 30 अक्टूबर 2019 मध्य रात्रि को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि केवल पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब वह 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुका है। इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर हमारे भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है अब वह 10 के स्थान पर 9 हो गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्कन पठार से लगा हुआ है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग आकृति की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वह सी हॉर्स मछली यानी कि हिप्पोकैम्पस मछली की तरह नजर आती। दोस्तों, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह एक भू आवेष्टित प्रदेश है। दोस्तों, भू आवेष्टित प्रदेश के बारे में हम लोग आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ जो छत्तीसगढ़ की बात है तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह ना तो समुद्र के किनारे है और ना ही किसी विदेशी राज्य को टच करता है, इसलिए यह एक भू आवेष्टित प्रदेश कहलाता है। दोस्तों, सीमावर्ती राज्य और संलग्न जिले उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर 7 पड़ोसी राज्य लगे हुए हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जो कि बलरामपुर जिले से लगा हुआ है। दूसरा है झारखंड, जो जसपुर और बलरामपुर दोनों से लगा हुआ है। उड़ीसा की अगर बात करें तो यह सबसे अधिक 8 जिले जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा से लगा हुआ है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा से संलग्न होता है, वह जुड़ा हुआ है सुकमा से। अब तेलंगाना जो है वह भी सुकमा और बीजापुर से लगा हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव से लगा हुआ है। अब मध्य प्रदेश, जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है, वह राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से लगा हुआ है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उड़ीसा से लगी हुई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 18 जिले जो हैं ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से संलग्न हैं। वहीं 10 जिले, दोस्तों यहाँ 9 लिखा हुआ है लेकिन 10 जिले हैं, मैं आपको आगे इसके बारे में भी बताऊंगा। 10 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा से संलग्न नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से कौन कौन से हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग भू आवेष्टित जिला के बारे में। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में। दोस्तों, भूगर्भिक संरचना में छत्तीसगढ़ की मिट्टी, खनिज, वनों की विविधता और कृषि योग्य भूमि आदि का अध्ययन किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सेल समूहों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है आर्कियन युग के सेल समूह या फिर आर्कियन सेल समूह। दोस्तों, यह पृथ्वी की प्राचीनतम एवं कठोरतम चट्टान है। यह सबसे गहराई में भी पाई जाती है। यह चट्टान मूलतः लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म रहित चट्टान है। यह लगभग छत्तीसगढ़ के 50% दोस्तों आर्कियन युगीन चट्टान है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
इन चट्टानों से ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्स आदि खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कि यह जो आर्कियन युग सेल समूह है वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। तो दोस्तों बघेलखंड के पठार की अगर बात करें तो वो हमारा पाया जाता है अंबिकापुर जिले में। दूसरा जसपुर सामरी पाट। तो दोस्तों जसपुर सामरी पाट में यह पाया जाता है सामरी, जसपुर, बगीचा तहसील, कुनकुरी, पत्थलगांव क्षेत्र आदि में पाए जाते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर बात करें तो घरघोड़ा, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, महासमुंद, राजिम, कुरुत और धमतरी के कुछ भागों में पाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं दंडकारण्य के पठार का। तो दोस्तों दंडकारण्य के पठार में चरामा, भानु प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में आता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं धारवाड़ सेल समूह के बारे में। दोस्तों यह जलीय अवसादी चट्टानें हैं जो आर्कीय चट्टानों के ही अपरदन से निर्मित हुए हैं। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों की कृषि के लिए अनुपयुक्त पाया गया है क्योंकि इसमें कृषि करना आसान नहीं है। इस प्रदेश में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ की बाह्य सीमा पर चारों ओर धारवाड़ कम का विकास पाया गया है। इसकी 3 सीरीज है दोस्तों और खनिज संसाधन एवं आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध सेल समूह इसे ही माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्माण का। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो हुआ है आर्कियन सेल समूह के अपरदन से। दूसरा इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें लौह अयस्क और टीन अयस्क 2 ही अयस्क पाए जाते हैं। प्रमुख श्रृंखला। तो दोस्तों इसकी 3 श्रृंखला है। एक है चिल्फी घाटी, दूसरा है सोना खान सीरीज और तीसरा है बेलाडीला सीरीज। दोस्तों अगर हम लोग वितरण की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में यह रामानुजगंज, वाड्रफनगर, बलरामपुर में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर बात करें तो कवर्धा क्षेत्र, सोना खान सीरीज जो कि बलौदा बाजार में है वहाँ पाया जाता है। अब अगर दंडकारण्य क्षेत्र की बात करें तो मोहला क्षेत्र राजनांदगांव, भानु प्रतापपुर कांकेर, जगदलपुर बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सोना खान की पहाड़ियों में विकसित चट्टानों को सन 1899 में भूवैज्ञानिक F.H. स्मिथ ने सोना खान संस्करण का नाम दिया है। अब दोस्तों कडप्पा सेल समूह के बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। पंखाकार आकृति में इन्हें चट्टानों से छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यह छत्तीसगढ़ में 20 से 30% भूभाग में फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में दूसरा सेल समूह है ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहला हमारा आर्कियन हो गया और दूसरा हो गया हमारा कडप्पा। इसके 2 वर्ग हैं दोस्तों, रायपुर श्रेणी और दूसरा है चंदरपुर और जगदलपुर में, जहाँ बिजावर कडप्पा की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसमें स्लेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज के खनिज पाए जाते हैं। कडप्पा समूह में निक्षेपित कछारी मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं डक्कन ट्रैप की। तो दोस्तों दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा से डक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हुआ है। डक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में डक्कन ट्रैप मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग तक पाया जाता है, जिसका जो विस्तार है वह कोरबा, कवर्धा, सरगुजा एवं जसपुर तक पाया जाता है। लेटराइट डक्कन के क्षरण से ही बनता है। इसमें फसल की उत्पादकता कम होती है, इसीलिए दोस्तों लेटराइट मिट्टी में हमेशा जो है बगानी फसलें ही उगाई जाती हैं। दोस्तों अब हम लोग आते हैं गोंडवाना सेल समूह के बारे में। तो दोस्तों गोंडवाना सेल समूह जो है वह जीवाश्म सहित सेल समूह है। दोस्तों इसमें जीवाश्म पाया जाता है। वनस्पति एवं जीव अवशेष एवं अवसाद के जमाव से ही इसका
मतलब इसका उत्पादन हुआ है। दोस्तों यह एक परतदार चट्टान है। गोंडवाना सेल समूह का नामकरण सन 1872 में भूवैज्ञानिक मेंटली कांटा के द्वारा किया गया है। दोस्तों यह तीसरा सेल समूह है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका 17% भाग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। दोस्तों इसके दो क्रम हैं। ऊपरी गोंडवाना सेल क्रम जिसमें वह मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, जसपुर आदि में इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरा है निचली गोंडवाना सेल क्रम जो सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, रायगढ़ में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।